जारी हैं। तो अभी आप जो प्रेस वार्ता के लिए आए हैं, आपके जो सवाल हैं, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि मेरे साथ साथ आप अगर हमारे यहाँ समस्तीपुर के साथियों से कोई सवाल करना चाहते हैं तो भी ये सवाल आप उनसे करें। सारा सवाल हम ही से पूछिएगा तो बात नहीं बनेगी। समस्तीपुर और यहाँ जनसुराज से जुड़े हुए मुद्दों की ज़्यादा समझ, मेरे से बेहतर समझ हमारे साथी जो हमारे साथ बैठे हैं उनकी है। इसी के साथ मैं औपचारिक इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। आप सब जो चाहें अपना सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे प्रसाद जी, आप शुरू कर दिए, आपकी क्या कार्य योजना है, क्या आपका प्लानिंग है? नहीं प्रशांत जी, बिहार का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में आप रहे, अच्छा प्रदर्शन भी हुआ। आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति है पार्टी की और क्या आपका? रणनीति साफ है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और पिछले 2-2.5 बरस का मेरा अनुभव यही बता रहा है कि बिहार में एक बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ करीब 2/3 लोग, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी विचारधारा के मानने वाले हों, लोग बदलाव चाहते हैं। आरजेडी का समर्थक हो या भाजपा का या नीतीश का या कांग्रेस का, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव के तौर पर वो जनसुराज को वोट देंगे कि नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। वो बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है हर जगह। लोग नई व्यवस्था, नई सरकार, नया चेहरा देखना चाहते हैं। अब अभी से लेकर चुनाव तक जो दल, जो नेता, जो समूह जनता का विश्वास हासिल कर पाएगा, कहीं न कहीं बदलाव का वो वाहक बनेगा। तो जनसुराज की अपनी सोच ये है कि हम लोगों ने जो प्रयास 2-2.5 बरस पहले शुरू किया है, जिसके मूल में ये बात रही है कि बिहार में राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से, जो पिछले 25-30 साल से लोग सब कुछ जानने समझने के बावजूद विकल्प नहीं होने की वजह से भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को जो वोट देते आए हैं, उनके सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प हो ताकि जनता उस विकल्प को चुन सके। हम लोग उस प्रयास में पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए हैं। भगवान ने जो भी बुद्धि शक्ति दी है, सब कुछ लगाकर ये प्रयास किया है कि बिहार की जनता के पास एक स्वच्छ और बेहतर विकल्प हो। अब जनता उस पर क्या निर्णय लेगी वो तो चुनाव में आपको दिखेगा। हम लोग की रणनीति यही है कि जिस ईमानदारी और शुद्धता की मैंने बात पिछले 2-2.5 साल में कही है, उसको छोड़े बगैर राजनीतिक तौर पर एक बेहतर, स्वच्छ, ईमानदार विकल्प जनता के सामने रखा जाए। आपने कहा था कि आपका जो उम्मीदवार होगा वो वार्ड सदस्य लेवल से जो लगातार काम किया है वो रहेगा। क्या आप दूसरे दल से आए हुए उम्मीदवार को भी अपना बनाएंगे तो फिर आपका आइडियोलॉजी का क्या होगा? बिल्कुल, आप, मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात याद है कि जनसुराज में उम्मीदवार कोई व्यक्ति, प्रशांत किशोर या कोई व्यक्तियों का समूह पटना में बैठकर तय नहीं करेगा। जो साथी भी इस विचार को, इस प्रयास को समझकर इससे जुड़े हैं और जुड़कर इसको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगा रहे हैं, वही साथी मिलकर इसके उम्मीदवारों का चयन करेंगे। उम्मीदवारों और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि जनसुराज, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, जनसुराज इस राज्य का पहला ऐसा दल है जिसने उम्मीदवारों की आवेदन की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू कर रखी है। 12,000 के आसपास लोगों ने आवेदन दिया है बाकायदा फीस भरकर, और लोगों को ये अनुमति दी गई है कि जिन्होंने भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है वो अपना नाम, अपना कार्यक्रम, अपना प्रोफाइल संभावित उम्मीदवार के तौर पर अपने क्षेत्र में वो प्रचारित कर सकते हैं। और अब जनसुराज की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उस व्यवस्था के तहत अगले 4-5 महीनों में उन सभी साथियों का जो अपने आप को संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं या जिन्होंने आवेदन दिया है, उनका मूल्यांकन होगा और जनसुराज से जुड़े हुए लोग, पदाधिकारी, साथीगण, इसके संस्थापक सदस्य, सब लोग मिलकर जिसके नाम पर मुहर लगाएंगे वही जनसुराज का उम्मीदवार होगा। उसमें कोई धन बल का प्रयोग नहीं, कोई अंडर द टेबल डीलिंग नहीं। जनसुराज में कोई आपको नहीं कह सकता है कि हमने पैसे के आधार पर टिकट ले लिया। जनसुराज में आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई पैसा देकर टिकट ले गया या पैरवी से टिकट ले गया। जहां तक रह गई बात की दूसरे दल से आने वाले लोगों की, तो भाई जब बिहार में दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था तो वोटर के तौर पर भी आप किसी न किसी को वोट देते थे। बहुत सारे अच्छे लोग जो राजनीति करना चाहते हैं
वो किसी दल बेहतर विकल्प के अभाव में किसी दल के साथ थे। अगर वो आज हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है। और इस पर व्यापक चर्चा हुई है जनसुराज में 2 बरस कि क्या हम लोग को प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि दूसरे दल से आए हुए लोग इसमें चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और सामूहिक निर्णय यह है कि नहीं, प्रतिबंध नहीं लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग दूसरे दलों में हैं जो कि आकर जनसुराज के प्लेटफॉर्म को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने कही है कि बिहार में कोई 1200-1250 परिवार के लोग ही पिछले 30-35 वर्ष में सांसद विधायक बने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि ज्यादातर कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे लोग नहीं होंगे जो पहले से जिनके परिवार या उनके परिवार के सदस्यगण चुनाव लड़ते रहे हैं। कुछ अपवाद जरूर हो सकता है, लेकिन 2/3 से ज्यादा लोग जनसुराज में वही चुनाव लड़ेंगे जो शायद जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे। और कुछ लोग तो उसमें ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि शायद राजनीति ही अपनी पहली बार जीवन में शुरू की है। तो बहुत बड़ी संख्या में, मोटे तौर पर बहुत बड़ी संख्या में आपको नए चेहरे, नए राजनीतिक चेहरे आपको जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। विकसित बिहार बनाने के लिए क्या विजन लेकर आए? भैया 2.5 बरस से विजन बताते बताते गला में गांठ पड़ गया, आपको ध्यान नहीं आ रहा है। तो 3 बातें जो मूलभूत हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो कि कोई भी लड़का आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने, उसको सरकारी मदद की जरूरत न पड़े। 15 साल से 50 साल की उम्र के जो युवा हैं, जो वापस जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, जो उनको हर हालत में उनके हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो स्वरोजगार कर सकें, अपने लिए रोजगार और इनकम का जरिया पैदा कर सकें। और 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो न पढ़ सकते हैं न अब नया कोई रोजी रोजगार कर सकते हैं, वो इज्जत की जिंदगी जी सकें, इसलिए कम से कम उनको 2000 रुपए का मासिक सुविधा जरूर सरकार की ओर से दिया जाए। ये 3 बातें हम लोग मूलतः बता रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार के विकसित होने की जो बात है, हम लोगों ने कहा है कि पंचायत वाइज योजना बनाकर जारी करेंगे। और पूरे बिहार को विकसित कैसे बनाना है, ये 2 मिनट में आपके कैमरे पर तो उसका उत्तर पूरा संभव नहीं है। लेकिन मूलभूत शिक्षा और रोजगार, हर व्यक्ति, हर बच्चा बढ़िया पढ़े और जो युवा है उसको रोजी रोजगार यहाँ हो, उसको पलायन न करना पड़े, ये मूल बात है जो कि बिहार को प्रगति के रास्ते पर वापस से ला सकता है। प्रशांत जी, आप जो है नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, आजकल जो उनका हरकत है उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी इस फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है,
क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। बेटा को भी लाने का चर्चा नहीं, देखिए, बेटे को लेकर मैंने कई बार कहा, मेरा अपना स्वभाव है, जो लोग राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लालू जी के परिवार से भी जो लोग राजनीति में नहीं है मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। नीतीश जी के लड़के राजनीति में आज नहीं है, आप पत्रकार होने के नाते स्वतंत्र है उस पर विवेचना करने के लिए। मैं तभी कुछ बोल सकता हूं जब वो राजनीति में आएंगे, अभी वो राजनीति में नहीं है। ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नीतीश जी के द्वारा या उनके दल के द्वारा नहीं की गई है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी प्राइवेट सिटीजन के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा। अच्छा प्रशांत जी, अगर आप इन फ्यूचर बिहार में आपकी पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनने की कगार पर आती है तो क्या आप मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे अपनी पार्टी से? बिहार में मुख्यमंत्री जन सुराज का बनेगा और जन सुराज में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिलकर अगर दल बनाए हैं, दल में नेताओं का चयन किए हैं, संगठन किसको देना है ये तय किया है, तो जिस दिन सारे विधायक चुनकर आएंगे दल वाले बैठकर ये भी तय कर लेंगे कि उनका नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। वो मुसलमान भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, अति पिछड़ा भी हो सकता है, सामान्य वर्ग का भी हो सकता है। महागठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं प्रशांत? महागठबंधन पहले बनने तो दीजिए। क्या आपको मालूम है कि महागठबंधन में कौन से दल हैं? हमें तो नहीं मालूम है। आरजेडी एक दल है, कांग्रेस उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी, कितने सीट पर रहेगी वो तो वही बता सकते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले अपना अध्यक्ष ही बदल रहे हैं, अब कोई यात्रा वात्रा शुरू कर रहे हैं। तो ये तो अभी से लेकर अक्टूबर तक खींचतान उठा पटक चलता रहेगा। जहां तक जनसुराज की बात है, हम लोगों ने कहा जुलाई आते आते हम लोग आपको स्पष्ट तौर पर 243 उम्मीदवार की पृष्ठभूमि, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने, जनता के सामने रख देंगे कि ये हम लोग के 243 उम्मीदवार हैं, बिना इसकी चिंता किए हुए कि दूसरे दल का उम्मीदवार किस जाति का होगा, किस दल का होगा, क्या समीकरण बनाएगा। हम लोग का समीकरण विकास है, हम लोग का समीकरण बिहार का सुधार है, हम लोग की ताकत ईमानदारी और शुद्धता है और उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। दूसरे दल वाले क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत आदमी सुझाव दे रहा है, भैया यहाँ आरजेडी इस जाति का देगा तो हम लोग को ये देना चाहिए। आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आप ये थोड़ी चिंता करते हैं कि दूसरा कैसे पढ़ रहा है। आप अपनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपको मालूम है मैं अच्छा पढ़ूंगा, मुझे नंबर आएगा, मैं कम्पीट कर जाऊंगा। तो जन सुराज उसी मोटो पर चल रहा है। हम लोग अपना प्रयास जो भी हो सकता है वो करेंगे, सबसे अच्छे लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे। जनता के सामने एजेंडा रखा है, जनता को तय करना है कि उनको वोट किसको देना है। एक सवाल है मेरा, ये बताइए कि आप अगर जीत के जाते हैं, आपकी संख्या बल को देखते हुए सरकार बनाने की इच्छा तो आप रखेंगे। अगर सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं, आपके पास सदस्यों की संख्या कम है, तो फिर उस स्थिति में आप किसी दल से जुड़ना पसंद करेंगे, ये या इंडिया? पहले आपने कहा सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं। प्रशांत किशोर के लिए और मैं समझता हूं कि जनसुराज में जुड़े हुए बहुत सारे साथियों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का उद्देश्य नहीं, का जरिया नहीं। हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ पैसा कमा ले, ठेका ले ले, ये मेरा उद्देश्य नहीं। राजनीति हमारे लिए समाज का आवाज बनना है, समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जिसमें हम लोग कभी किसी के साथ गठबंधन करें, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। चुनाव से पहले भी 243 सीट पर ही लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने भर नंबर नहीं आया तो हम लोग को कोई जल्दी नहीं है, 5 साल और बिहार की आवाज बनकर रहेंगे। आज हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, तो क्या राजनीतिक तौर पर मुझे आप सीरियसली नहीं ले रहे? इतने सारे पत्रकार बंधु क्यों आए हैं? हमारे पास विधायक तो नहीं है,
कोई विधायक मंत्री आ जाए तो इतने पत्रकार नहीं आएंगे। अगर हमको 10,000 लोग सुनने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको इस राजनीतिक प्रयास में कुछ शुद्धता, कुछ ईमानदारी दिख रही है, इसमें कुछ होप दिख रहा है। कोई विधायक की ताकत नहीं है, कोई मंत्री आएगा तो इतना चर्चा का कारण नहीं बनेगा। और ये ताकत प्रशांत किशोर की नहीं है, ये ताकत इस प्रयास की है जिसमें पहली बार बिहार के एक बड़े वर्ग को कहीं न कहीं उम्मीद की किरण दिख रही है कि शायद बिहार में भी सुधार हो जाए, शायद बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर आ जाए। ये उस सोच की, ये उस होप की ताकत है। तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, जन स्वराज अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, अपने दम पर चुनाव जीतेगा। अगर किसी वजह से नहीं जीते तो विपक्ष में बैठेंगे, घर पर बैठना मंजूर होगा, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। एक और सवाल है प्रसन्न, अभी हाल के दिनों में जो मैंने कहा था कि सवाल इस मंच पर बैठे हुए सारे लोगों से आप लोग कर सकते हैं, आप हम ही को किए जा रहे हैं। प्रशांत जी हमारे लिए बात है, प्रशांत जी से मैं सवाल, अभी हाल के दिनों में जो कुछ राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ लॉलीपॉप दिया जाता है हर पार्टी को, इसको आप किस नजरिया से? देखिए, मैं उसको लॉलीपॉप तो पहली बात कहता नहीं हूँ। जहां तक ये डिबेट है कि क्या फ्री वीज देना चाहिए, तो इंडिया बाई कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के तहत इंडिया वेलफेयर स्टेट है। तो जो यहाँ पर गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको प्रोएक्टिव सरकार को उसकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, वो योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे उनका फायदा हो। लेकिन जब आप फ्री वीज दे रहे हैं तो इतना आपको जरूर करना है कि अगर आपके जेब में 100 रुपया है तो आप 300 रुपए की बात तो नहीं कर सकते। तो आप जन स्वराज की 5 जो वादे हैं उसको देख लीजिए। हम लोग बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं जो फ्री वीज नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपया जो सरकार खर्च कर रही है शिक्षा के नाम पर, उसको अगर बेहतर तरीके से खर्च किया जाए तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बनाया जा सकता है। दूसरी बात हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को रोजगार देने के लिए कोई फ्री भी नहीं देंगे, उनको लोन बैंकों से दिलवाएंगे सरकारी गारंटी पर, और उस पर भी उनको 4% ब्याज लोगों को देना पड़ेगा, 6% ब्याज सरकार भरेगी। तो 6,000 करोड़ रुपया के बजट से 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग महिलाओं तक पहुंचा पाएंगे रोजी रोजगार के लिए। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे, इसमें भी 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। जो मनरेगा का पैसा आ रहा है या दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, उसी मनरेगा के पैसे से हम लोग मजदूरों को कृषि से जोड़ेंगे, ताकि हर वो किसान जो नकदी की खेती करना चाहता है उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में मिले। उससे मनरेगा का भ्रष्टाचार खत्म होगा, किसानों को फ्री में मजदूर मिलेंगे और खेती किसानी से वापस कई लोग बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे और खेती आधारित पलायन भी रुकेगा। सिर्फ एक ही फ्री भी हम लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को, दिव्यांग और विधवाओं को उसमें जोड़ लीजिए, जिसको आज सरकार 400 रुपया भत्ता देती है, पेंशन देती है। हम लोग कह रहे हैं कि उसके जगह हम 2,000 देंगे और उसका बजटरी प्रोविजन, मतलब टोटल साल का खर्चा आएगा करीब 12,500 करोड़। तो 3 लाख करोड़ के बजट में 12,000 करोड़ रुपया अपने उन साथियों के लिए जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो गए। मुझे लगता है कि ये संविधान की जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है उसके अधीन है। इसके अलावा हम लोग कोई वादा फ्री वी का नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव राजद वाले कर रहे हैं कि हम लोग 2500 रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। तो मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा, आजकल सबके मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप जरा इस पर कोई योजना पर सवाल जवाब का मतलब नहीं है, अपना कैलकुलेटर खोलिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, 6 करोड़ महिलाओं में अगर 1 करोड़ बच्चियों को हटा भी दे तो 5 करोड़ हुआ। 5 करोड़ महिलाओं को अगर हर महीने आप 2,500 रुपया देंगे तो साल का करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हुआ बजट। बिहार सरकार का अभी बजट आया है 10 दिन पहले, योजना बजट ही है 1 लाख करोड़। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारे पास है 1 लाख करोड़, खर्चा अगर सब बंद भी हो जाए तो कह रहे हैं उसमें से हम दे देंगे आपको 1.5 लाख करोड़। ये फ्री बी वाली बात हुई, जबकि आप जान रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। लोगों को विशुद्ध तौर पर मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी कहे जा रहे हैं। आप पत्रकार होने के नाते ये भी समझ लीजिए कि देश में
दिल्ली और गोवा जैसे 2-4 राज्यों को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी राज्य, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोई राज्य अपने राज्य के आधी आबादी को 2,500 रुपया प्रति माह नहीं दे सकता है। बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिहार तो सबसे गरीब है, जो सबसे धनी राज्य है वो भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी सरकार के पास 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का एक योजना में फ्री में बांटने के लिए नहीं है। तो कहीं आप सुनते हैं कि लाडली योजना या झारखंड में योजना, वहां पर भी 2,500 रुपया हर महिला को नहीं दिया जा रहा है, वो कंडीशनल ट्रांसफर है। बंगाल में 500 रुपया दिया जा रहा है, तमिलनाडु में 1,000 दिया जा रहा है, लेकिन वो भी उनको दिया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या किसी विशेष सामाजिक वर्ग से, दलित वर्ग से आते हैं या कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे ब्लैंकेट कह देना कि सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दे देंगे, मुझे लग रहा है कि विशुद्ध तौर पर आंख में धूल झोंकने वाली बात है। आपको भाजपा के बी टीम का आरोप लगता है कि आप भाजपा के बी टीम को, इसको कैसे आप निकलेंगे? काहे निकले? कौन आरोप लगाया है? आप लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है? लोग का नाम बताइए। आरजेडी लगा रहा है। तो आरजेडी तो कह रहा है कि हम बिहार को बहुत विकास कर दिए। आरजेडी का बात मान लीजिएगा। आरजेडी वाले तो ये कह रहे हैं कि बिहार में सारे अति पिछड़े, सारे गरीब, सारे वंचित का हम लोगों ने कल्याण कर दिया। तो क्या आरजेडी की बात मान लीजिएगा? आरजेडी मुसलमानों को डराकर, भाजपा का डर दिखाकर पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। न उनको भागीदारी दी, न उनको विकास दिया, न उन भाजपा को हरा पाए। तो आरजेडी के लिए मुसलमान तो लालटेन का किरासन तेल है, और जब पहली बार वो किरासन तेल उनके लालटेन से निकल गया, अब वो जनसुराज की ओर जा रहा है, तो उनका लालटेन बुझ रहा है। जब लालटेन बुझेगा तो आप चिल्लाओगे ही कि अरे भाई रोको रोको रोको। तो बात कहने के लिए तो कुछ है नहीं कि क्यों नहीं जनसुराज, तो एक ही बात कहते जाइए, भाजपा का बी टीम है। अरे भाई आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आपको किसने अधिकार दिया है? हमको तो किसी ने नहीं कहा, आरजेडी वाले कह रहे हैं। तो हम कह देंगे कि तेजस्वी यादव भाजपा के बी टीम है, आप मान लीजिएगा? आपने कभी पूछा तेजस्वी यादव से कि जनसुराज वाले कह रहे हैं कि आप भाजपा के बी टीम है, या आप मुसलमानों का खून चूस रहे हैं पिछले 30 साल से? आपने सवाल पूछा हमसे? अरे हमसे जरूर पूछिए, लेकिन इतनी हिम्मत पत्रकार के तौर पर रखिए कि उनसे भी तो पूछिए जो दूसरे आते हैं सामने। कभी मिले हैं तेजस्वी यादव से? आते हैं तो पूछा जाता, हमने कभी सुना नहीं। अगली बार आए तो पूछिएगा जरूर, अगली बार आए तो पूछिएगा जरूर। मतलब कोई सामने मिल जाए उसको आप 1000 सवाल पूछिएगा। और तेजस्वी यादव को पिछली बार आपने पत्रकार वार्ता में कब सवाल किया था, नीतीश कुमार से आपने कब सवाल पूछा था, मुझे याद नहीं है। अगर आपको होगा तो हमको बता दीजिएगा कि देखिए सर ये क्लिप हमने पूछा था तेजस्वी यादव से। प्रशांत जी, शराबबंदी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप कहते हैं कि 1 घंटा में समाप्त कर देंगे, इससे क्या नहीं लगता कि महिलाओं में आपके खिलाफ कुछ इमेज बन जाएगी? देखिए, जनसुराज जब मैंने शुरू किया तब मैंने अपने आप से एक संकल्प किया है कि 10-15 बरस जब मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि ये बोलना गलत होगा, फिर भी लोग बोलते हैं, नेता बोलते हैं क्योंकि वोट की बात है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं इस पूरे अभियान में बोलूंगा वही जो सही होगा, चाहे वोट मिले या ना मिले। मैं ऐसा समझता हूं कि शराब से बिहार का फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है, और महिलाओं के लिए भी जिनके सशक्तिकरण की बात हो रही है उनका भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी यहाँ से हटाई जाएगी। पहली बात तो कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी के नाम पर खाली शराब का दुकान बंद है, शराब बंद कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक ही रहा है। तो किस फायदे की बात कर रहे हैं? और आप तर्क की बात छोड़ दीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई इतना अच्छा अगर महिला सशक्तिकरण का विकास का मॉडल शराबबंदी है, तो ये बढ़िया वाला मिठाई तुम लोग खाली बिहार के लिए क्यों रखे हो? देश में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हो भाई? देश में भी तो भाजपा की सरकार है। अगर शराबबंदी से ही सब फायदा है तो ये फायदा सिर्फ बिहार के लोगों को क्यों दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी जी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं इसको? आप ये सवाल पूछिए तो सही, सारा हेकड़ी हवा हो जाएगा।
अरे बिहार के बच्चों के से मजदूरी करा रहे हो, उसको सूखा नशा हो रहा है, उसकी तुमको चिंता नहीं है। तुम तो कहोगे ही कि शराबबंदी अच्छी है। शराबबंदी अगर अच्छी है, मान लिया बात को, मान लिया कि गांधी ने कहा, एक तो सब बात को मैं खारिज करता हूं, लेकिन बहस के लिए एक बार मान लीजिए कि गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी ने खाली बिहार के लिए कहा था कि पूरे देश के लिए कहा था? तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू करते हो? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? खाली बिहार के लोग को इतना बढ़िया लड्डू खिलाइएगा। शराबबंदी का लड्डू खाली बिहार का लोग ही क्यों खाएगा भाई? इतना बढ़िया लड्डू है पूरे राज्य में, पूरे देश में खिलाइए। आप लोग कभी सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। रोज ये कहे जा रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं शराबबंदी। अरे भाई, भाजपाइयों को पकड़िए, भाजपा का जो डिप्टी सीएम उनको पकड़िए और कहिए कि सर शराबबंदी से इतना फायदा बिहार में हो रहा है, तो यूपी के लोगों को काहे वंचित किए हुए हैं, उनको भी तुरंत इसका फायदा दिलवाइए। जाके धरने पर बैठ जाइए, मोदी जी अगली बार आते हैं तो जरा कहलवा दीजिए कि पूरे देश में शराबबंदी लागू हो जाएगा। दम दिख जाएगा। अभी अगर दम है भाजपाइयों में तो उनसे कहिए कि जरा कह दें कि पूरे देश में शराबबंदी लागू हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा था जैसा वो दावा कर रहे हैं। गांधी जी खाली बिहार के लिए कहे थे। बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का और कोई उपाय नहीं है। फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि फैक्ट्री बिहार में लगेगा तो 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए गुजरात में मजदूर आएगा कहाँ से? यहाँ शराबबंदी लागू नहीं रहेगा तो बिहार का आदमी पीछे रहेगा कैसे? 20,000 करोड़ का साल का नुकसान नहीं होगा तो हम लोग केंद्र के सामने जाकर हाथ क्यों फैलाएंगे? पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? शराबबंदी नहीं होती, 5,000 करोड़ रुपया लगाकर बिहार अपने दम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना सकता है। क्या जरूरत है भीख मांगने की दिल्ली से? सर वक्फ को किस प्रकार देख रहे हैं, जिस प्रकार अभी देश में माहौल सृष्टा हुआ है? वक्फ के खिलाफ हैं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो वक्फ के कानून बनाने का एकमात्र दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि आज उन्हीं के पास वो 12 सांसद हैं जो अगर वोट न करें तो वक्फ का कानून न बनेगा। तो जितने लोग आज नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, खासकर मुस्लिम वर्ग के नेता, आपके माध्यम से उनको खुली चुनौती दे रहा हूं कि तुम अगर मुसलमानों के हितैषी बनने का दावा कर रहे हो तो अपने दल के नेता नीतीश कुमार को बोलो कि वक्फ के कानून पर वोट न दें। अगर नीतीश कुमार वोट नहीं देंगे तो वक्फ का कानून नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ा दोषी नीतीश कुमार हैं, और उनसे भी बड़े दोषी वो लोग हैं जो मुसलमान साथी हैं, जो आज भी जदयू में बने हुए हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। मैं भी जदयू में था जब सीए एनआरसी का कानून आया, मैं नीतीश कुमार से झगड़ा करके उस पूरे दल का नेतृत्व मेरे हाथ में था, उसको मैंने छोड़ा है। और आज लोग ब्लॉक का अध्यक्ष ही छोड़ने को तैयार नहीं है और अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बता रहे हैं। ठीक है भैया, प्रशांत जी, लास्ट सवाल है। एनडीए बार बार 2005 के पहले का जो जिक्र करकर बिहार में एक हवा बना रही है, ये क्या मकसद है चुनाव में? क्या अरे भाई, क्यों आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जनसुराज वाले बी टीम है? क्योंकि पिछले 25-30 वर्ष में काम तो कुछ किया नहीं। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अगर वोट लेना है एनडीए को तो उनके पास क्या है कहने को? एक ही है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो लालू आ जाएगा, लालू आ जाएगा, लालू का जंगल राज आ जाएगा। उसी तरह जैसे आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। तो इस बार जनता ने कह दिया इस बार तुम दोनों नहीं आओगे, बाकी जो आएगा सो देखा जाएगा। सर एमआईएम को साथ लाएंगे, लेंगे आप अपनी पार्टी में? भाई बिहार में 243 सीट है, हमने घोषणा कर दी कि हम 243 जनसुराज लड़ेगा, तो किसी के साथ आकर क्या 243 के बाहर समझौता होगा? भाई जब 243